गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। आज हमें बात करनी है कम्युनिकेशन पर। आज हमें बात करनी है अपनी बात को एक दुरुस्त अंदाज से, एक मस्बत अंदाज से किसी तक पहुंचाने में। लेकिन ये हमें कौन सिखाएगा? हमें तो पता ही नहीं होता इन बातों का, हमने कैसे क्या बात कम्युनिकेट करनी है। ये तमीज तो हमें सिखाई नहीं जाती कहीं पे। बिकॉज आप किसी को करेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई चीज बुरी लगी है, व्हाट्सोएवर कोई भी मसला है, बट एटलीस्ट आपके अंदर इतने एथिक्स होने चाहिए, इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपने किस टोन में, किस तरीके से, किन अल्फाज के साथ किसको ये बात कन्वे करनी है। सही बात है। कभी कभी अल्फाज का चुनाव बहुत मायने रखता है, कभी कभी उसका वक्त यानी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभी टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर कर रही होती है। एंड समटाइम्स अगर आप कम्युनिकेट ऑडियो नोट्स पे या मैसेज पर कर रहे होते हैं तो फिर भी खासे मसाइल का सामना हो सकता है, क्योंकि अगले तक आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पहुंच रही। तो जैसे भी आपने बात की कि जो सीखने वाली बात है ना, कि कैसे आपने बात कम्युनिकेट करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज हम एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन में सबीन आपने कोई ऐसी बात की या आपने कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल किया होगा, समहाउ चले अज्यूम करते हैं आपने कोई गलती आपसे हो गई, राइट? अब आप उस महफिल में नहीं है और मैं हूं उस महफिल में, और मैं कहता हूं ये सबीन मैडम को जरा बताएं कि सबीन मैडम ने ये क्या किया है। नहीं, मैं एग्जांपल कोट करना, आप तो हंसेंगी, लेकिन देखिए ये गलत बात है ना, मेरा ये अंदाज गलत हो जाएगा। पहली बात ये कि सबीन उस महफिल में नहीं है, तो मैं सबीन की गैर मौजूदगी में ये बात क्यों करूं। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि इसको और असम्पशन में जाते हैं कि हमारा कांटेक्ट नहीं है और हम एक और महफिल में, तो वहां पे बात इसलिए करूं कि बात सबीन तक पहुंचेगी, तब भी मेरा ये फर्ज है कि मैं एक डिसेंट वे में कम्युनिकेट करूं। फॉर एग्जांपल मैं ये इस तरह से भी कह सकता हूं कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि डिस्कस कर लीजिएगा सबीन से, इसको एक दफा रिव्यू कर ले, इस मामले को रीथिंक कर ले। बेहतर किया जा सकता है, आप उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रख के, या मैं सबीन को डायरेक्ट कॉल भी करके बेहतर तरीके से आप कॉल करके कह दें, आप मैसेज करके कम्युनिकेट कर दें कि दिस इज समथिंग जो कि नहीं ठीक, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली the way you communicate things that matters a lot। exactly, कि आप किस तरीके से क्या बात किसको बोल रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और यकीन जाने अगर आप किसी की करेक्शन करना चाह रहे हैं और तब आप इस टोन में, गलत टोन में किसी को करेक्ट करने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल करेक्ट नहीं कर पाएंगे उस शख्स को, क्योंकि ऑब्वियसली उसको वो बात बुरी लग जाएगी, बल्कि मामला और बिगड़ जाएगा आपके लिए भी और उस शख्स के लिए भी। तो हमें एथिक्स सीखना है, हमें ये फ़र्क सीखना है कि हमें इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह करनी है, तनकीद बराए तनकीद करनी है। एब्सोल्युटली। और इसमें ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस्लाह कर रहे होते हैं, कोशिश ये करें कि उसमें मजाक उड़ाने का कोई एलिमेंट ना हो, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। और हम सबसे भी कहीं ना कहीं गलती होती है, तो हम सब सीख रहे होते हैं दिन ब दिन। तो हम सबको ज़रा कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस्लाह करनी, तो सबसे बुनियादी बात तो उसमें यह है कि सबसे जो एहसन तरीका है वो ये है कि आप उस शख्स के पास जाएं, उससे बात करें, और फिर बड़े आराम से, इत्मीनान से, शफकत के साथ उसको बताएं कि अच्छा ये मामला है, इसको आई थिंक ऐसे किया जा सकता है। यकीन जानिए आपका कद बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, और वो सीख भी जाएगा, जो कि आपका मकसद है। अगर यही मकसद है कि वो सीख जाए तो बिल्कुल ऐसा ही है। सिखाना मकसद, सीखना सिखाना जिंदगी का मकसद होना चाहिए। चलें जी, बड़ी जबरदस्त बात थी आज जो हमने आपसे की, और बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस चीज को फोकस किया जाए। जो लोग मुंह फट अपने आप को कहते हैं जी हम तो ब्लंट हैं, हम तो मुंह फट हैं, हम तो मुंह पे बात कर जाते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल के बहुत अच्छे हैं। आपके दिल का अचार डालना है हमने, जब आप के दूसरे की दिल आजारी हो रही है आपकी बातों से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिल से अच्छे हैं, तो वो आपका अच्छापन दूसरों के लिए दिखना भी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि दिल आपका आईना होता है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो आप कर रहे होते हैं, जो आप कह रहे होते हैं, वो मैटर कर रहा होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में होती है, जो आपका शीशा होता है, उसको ठीक करने की जरूरत है। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे।
दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for Kurkure. तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for Kurkure. पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनना था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको जा सकती है। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूं। एक से बढ़ के एक, कौन लोग? गाना गाना था। याद क्या तुझे को दिला। मैं भी घर में बात करता हूँ, मैं रोता नहीं हूँ तेरा पैर लेकिन जाना। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू एनवायरनमेंट से जुड़ा है। एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो हमारी सोशल लाइफ पे किस हद तक है और कैसे उसको टैकल किया जाता है विद गवर्नेंस। आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू भी करेंगे। प्लस एनवायरनमेंट का पीस से, ग्लोबल पीस से क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और जब बात पीस की है, ऐसे में बहुत से फॉरम्स जो कि इस पर काम भी कर रहे होते हैं। एक फॉरम जिसका इनेकाद 2015 में किया गया, ग्लोबल पीस समिट इसका फॉरम, जिसको इनिशिएट किया गया। फिर हर साल कोई ना कोई हम देखते हैं एक्टिविटीज हो रही होती हैं। रिसेंटली भी एक इवेंट हुआ, तो आज हम इस मौजूद में गुफ्तगू करेंगे। एंड वी हैव विद अस, ही इज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड बानी चेयरमैन हैं ग्लोबल पीस समिट के, शेख महमूद बिन इलियास। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शुएब, आप कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम जरा इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि पीस और एनवायरनमेंट का ये किस तरह से इंटरलिंक्ड है। ओके, देखिए, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं और पीस की बात करते हैं, तो दोनों का जो लिंक है वो इंसान है। यस। तो इंसान की जब हम बात करते हैं, तो अगर उसको एक मौजूद ज़िंदगी गुजारनी है, एक आप कह सकते हैं कि खुशाइन ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो जाहिर सी बात है जो उसकी ज़िंदगी के जो असरात हैं अपने गिरदोनवा में, वो बहुत बेहतर होंगे। वेरी ट्रू। और इसी सिलसिले को अब आप कह सकते हैं कि जैसे इस्लाम भी हमें एक चीज़ बताता है कि
कोई भी सोसाइटी एक फर्द से स्टार्ट होती है, उसकी पर्सनल वेलबींग से स्टार्ट होती है, एंड देन दैट सोसाइटी बिगिंस टू मेक अ नेशन. So that's how you can precisely relate it. दैट्स परफेक्ट. अच्छा, और क्या यही एक वजह है कि इस बुनियाद पे ही आपने आइडिया कंसीव किया ग्लोबल पीस समिट का 2015 में? देखिए, ग्लोबल पीस समिट का जो आइडिया था उस वक्त, ऑल्दो आज भी बहुत से दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है. सही. सो दिस वाज द बेसिक आइडिया टू गेट टू द ग्रास रूट्स. और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपने अपने जो है सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, टू यूनाइट देम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड. इट कुड हैव बीन, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान पीस समिट क्यों नहीं हुआ, ग्लोबल पीस समिट क्यों रखा गया इसको, बिकॉज द अप्रोच वाज ग्लोबल. अगर आप पाकिस्तान के ही वजूद की बात करें तो पाकिस्तान का वजूद, आप कह सकते हैं कि उसकी अप्रोच भी एक ग्लोबल थी. इट वाज, आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव, not just for a specific nation, not just for a specific group, but for every human who wants to live peacefully. ओके. और ऑब्वियसली जब हम इन इश्यूज की बात कर रहे होते हैं, इन टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, तो वो नेशनल नहीं होते, बेसिकली वो ग्लोबल ही होते हैं. सो ऑब्वियसली उसमें सिनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. अच्छा, थोड़ा सा इस समिट के बारे में हमें मज़ीद भी बताइएगा कि किस तरीके से अभी रिसेंटली क्योंकि हुई है, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस तरीके से डायलॉग होता है, और उसके बाद आउटकम क्या होता है? परफेक्ट. सो रिसेंटली ग्लोबल पीस समिट का जो एक और इनिशिएटिव है वो ESG समिट के नाम से है. ESG की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट इन्वायरमेंट बट ऑल्सो बेस्ड ऑन गवर्नेंस. पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा काम हो रहा है, बट व्हाट वी ट्राइड इन द ESG समिट कि उसका जो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है उसको जो है आप कह सकते हैं कि ख़ास रखा जाए. बिकॉज कोई भी एफिशिएंसी जब तक अचीव नहीं हो सकती जब तक आपकी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. जहाँ तक बात है कि कौन लोग आते हैं, तो देखें, पूरी हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, और क्योंकि ESG का ताल्लुक कॉरपोरेट से, एंटरप्राइजेज से बहुत है, तो जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी एंटरप्राइजेज हैं उन सबको हमने इसमें शामिल किया था. गवर्नमेंट से हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर से बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से थी, क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज से थी, NDMA से थी. सो आई थिंक अगेन मैं उस बात पर आऊँगा कि देखें, ग्लोबल पीस समिट एक कलेक्टिव एंडेवर है, यानी कि जस्ट टू यूनाइट द पीपल ऑन अ सिंगल इशू. और जहाँ तक बात है कि इसको आगे हम कैसे लेके जाते हैं, तो देखें, हमारी किसी भी समिट या कॉन्फ्रेंस का या किसी भी आप कह सकते हैं कि छोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी जो एक बहुत अहम जुज होता है वो ये होता है कि हम उससे एक वाइट पेपर अचीव कर सके, दैट वी कैन प्रेजेंट टू द रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स इन द कंट्री, एंड इफ इट इज अ ग्लोबल इशू देन बियॉन्ड दैट. उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं? जी बिल्कुल. देखें, रिकमेंडेशंस न सिर्फ रिकमेंडेशन ज़बानी होती हैं बल्कि सिग्नेटरीज होते हैं बाकायदा, ताकि उस चीज़ को अहमियत दी जा सके. तो इस तरीके से ESG समिट भी हमारा ऑन 25 सितंबर कंडक्ट हुआ था. अभी तो देखिए एक समिट है, उससे पहले ज़ाहिर है पूरी दहाई की हम बात करें, 2015 से लेकर 2025 तक हर साल कोई ना कोई इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं, आप इसको इनिशिएट कर रहे होते हैं. थोड़ा सा मैं चाहूँगा अगर हमें ओवरव्यू भी दें, ग्लोबल पीस समिट ने अब तक क्या कुछ अचीव किया, उसका इम्पैक्ट कितना आया है? अच्छा, देखिए, ग्लोबल पीस समिट का जो आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल फेज था वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज थे. कॉन्फ्लिक्ट एरियाज की बात करें, अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर है. बिल्कुल. तो हमारे बहुत से प्रपोजल्स कश्मीर के इशू पे रहे. अगर हम ग्लोबल इशूज़ की बात करें तो आज के दौर में सबसे बड़ा ग्लोबल इशू शायद गाज़ा का है. बिल्कुल. उससे बड़ा शायद कोई भी नहीं है. तो गाज़ा के ऊपर हमने बहुत अरसे से हम काम कर रहे हैं, हुकूमतों के साथ कर रहे हैं. पाकिस्तान में जो एम्बेसी है पैलेस्टीनियन, उसके साथ करते हैं. यहाँ तक कि लास्ट ईयर भी हमें आई थिंक वी वर द ओनली प्राइवेट थिंक टैंक जिसको दोहा फोरम में इनवाइट किया गया था. इट्स अ फोरम इन कतर विच इज़ होस्टेड बाय द अमीर हिमसेल्फ. सो वी प्रपोज्ड, और आप कह सकते हैं कि प्रपोजल्स देयर एज वेल. तो सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स बीन अ वेरी हार्ड जर्नी, बट अगेन
जो असल जो चीज़ थी कि बेहतरीन और ज़हीन तरीन लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड दैट। नेशनल लेवल पे आप लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीजों को देखा जाए, स्पेशली पीस की बात की जाए तो शायद हमारी यूथ भी भूल गई है अभी के अमन भी कोई चीज होती है, बहुत हद तक हमने देखा, जी। स्पेशली सोशल मीडिया पे अब हम अगर बात करें। जी, जी। सो क्या उस हवाले से भी कोई बात की जा रही है कि हमारे बच्चों की भी जहन साजी की जाए? जी देखें, बिल्कुल इसमें हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हमें ट्रेनिंग्स होती हैं, हम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट हम इस तरीके की आप कह सकते हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ रखते हैं। और उसके अंदर देखें, अगर हम इन चीज़ों की बात करें, पाकिस्तान की आपने बहुत ज़बरदस्त बात करी, तो पाकिस्तान का जो मैं अपना एक पर्सनल आपको पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ कि देखें हमारा जो सोल्यूशन है ना वो है बैक टू इट्स रूट्स। हमारी रूट्स क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमें अपनी नौजवान नस्ल को उसको आप कह सकते हैं कि उसके जहन में ये चीज़ बताना, उसको इसका आप कह सकते हैं कि एहसास दिलाना, जी जी, कि पाकिस्तान क्यों बना था और हमारे जो बानी थे और जो हमारे मुफक्किर थे जैसे डॉक्टर इकबाल हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर्स थे, वो किस सोच को लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ रहे थे। उसमें इकबालियात का बहुत ज़बरदस्त काम आता है। उसके अंदर हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, आपके शो पे आते हैं, खुर्रम इलाही, डॉक्टर खुर्रम इलाही साहब, तो उनसे भी मेरा एक बहुत अच्छा दीराना आप कह सकते हैं कि वास्ता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहते हैं, ग्लोबल पीस समिट के आप इनिशिएटिव्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हमें नौजवान नस्ल को बेदार करना है तो ख़ास तौर पे जो इकबाल का जो पैगाम है ना उसको आप कह सकते हैं कि आम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि मैं तो क्योंकि हमारा ग्लोबल पीस समिट का प्लेटफॉर्म है, मैं तो खुद खुर्रम को कभी कभार ये भी कहा है कि आप इसको इस्तेमाल करके इकबाल के पैगाम को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लेके जाएं। वंडरफुल, बिल्कुल। अच्छा, और ऐसे में जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स आप ले रहे थे, आपने कहा नौजवानों की बात करते हुए भी ट्रेनिंग्स भी हो रही थी, वर्कशॉप्स भी हो रही थी, और बड़ा अच्छा सबीना आपने पॉइंट रेज किया कि ज़्यादा ज़रूरत ही हमें अपने नौजवानों को ट्रेन करने की है, बिकॉज वो जो एक इनटॉलरेंस का एलिमेंट आ चुका है, वो जो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ना करना है, वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करना है, दैट इज वेयर वी आर लैकिंग एक्चुअली। उसमें आपको चेंज नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता? देखें, इंटॉलरेंस जो है ये भी एक ग्लोबल फिनोमेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आज के दौर में तो आप कह सकते हैं कि अगर आप शायद अपने एक स्पेसिफिक नेबरहुड की बात करें ना तो वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल फिनोमेना से रिलेटेड है, बिकॉज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है और अब तो AI भी है। तो देखें, जो इंटॉलरेंस है ना वो भी तभी बढ़ती है जब मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसका रूट कॉज क्या है? अगेन, अगर मैं अपनी रिसेंट समिट की भी बात करूं तो मैंने आपको जिक्र किया कि गवर्नेंस, तो उसका रूट कॉज भी गवर्नेंस है। जब आप गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी लेकर आएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, उसमें मेरिट लेके आएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन कम होगी। जब फ्रस्ट्रेशन कम होगी तो इंटॉलरेंस भी कम होगी। वेरी ट्रू। आपने इससे पहले एक बात और की थी, 2024 जो दोहा फोरम में आपकी शिरकत थी, दैट्स वेयर आई थिंक ये रिकग्निशन है आपके प्लेटफॉर्म की, आपके इस फोरम की, ज़ाहिर है आपको वहां बुलाया जा रहा है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा उसके बारे में मजीद भी बताइएगा कि व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट, उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है? अच्छा, देखिए, दोहा फोरम एक बहुत ज़बरदस्त फोरम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक काविश है जो अमीर हैं कतर की, और उनका भी देखें नज़रिया यही है कि पूरी दुनिया को कुछ बहुत अहम जो क्राइसिस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो यूनाइट किया जाए, उन पर बात की जाए, डायलॉग किया जाए, और एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ जो प्रपोजल्स हैं वो आप कह सकते हैं कि आगे भेजे जाएं। सिंस इट इज़ बेस्ड इन दोहा, तो वो दोहा फोरम कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से तुर्की में भी एक अंतालिया फोरम होता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनवाइट आया है, तो शायद इस साल भी हम इसमें शिरकत करेंगे। और पिछले साल भी हमारे जो प्रपोजल्स थे वो ख़ास तौर पे गज़ा से रिलेटेड थे। और इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, जब हम वहाँ पे ड्यूरिंग दोहा फोरम थे, उन्हीं दिनों के अंदर शाम में भी इनकलाब आ गया था। जैसे असद रजीम को जो है इट वॉज ओवर थ्रोन एंड ही आप कह सकते हैं कि ही स्केप्ड दैट सिनेरियो, और अब तो वो एक बहुत अहम इशू बन गया था वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, अब तो खैर ग्लोबल पीस समिट तो एक आप कह सकते हैं कि एक प्राइवेट काविश है, मगर बहैसियत मुल्क और हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फोरम्स में हमारी जो नौजवान रिप्रेजेंटेशन है उसकी पार्टिसिपेशन को मौसर बनाया जाए। ना सिर्फ वो बल्कि हमारे जो टॉप टियर डिप्लोमेट्स हैं, देखें ऐसे जो फोरम्स होते हैं वहाँ पर, जैसे मैं आपको बताऊँ लास्ट ईयर वहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट थे, वहाँ पर आपके US की टॉप टियर लीडरशिप थी, सब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर
ऑल्दो कि रशिया यूएस एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप बोलें कि को एग्जिस्ट नहीं करता, बट डायलॉग के लिए सब को एग्जिस्ट करते हैं। यस, ग्लोबल पीस के लिए ज़रा रीजनल पीस पर भी बात करनी पड़ती है, और जब रीजन की हम बात करते हैं, सो अगर हम इस खत्ते की बात करें तो पाकिस्तान ज़रा उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस कितनी बढ़ गई है इन मेंटेनिंग पीस? देखें, शायद कहना अजीब लगे, मगर इन केस ऑफ वॉर सिनेरियोज में पाकिस्तान मे बी इज द मोस्ट रेलिवेंट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिकॉज एक यहाँ पर पाकिस्तान है और एक और मुस्लिम मुल्क है आपका भाई मुल्क तुर्की, उसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हम एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं, और एज ए इस्लामिक न्यूक्लियर आर्म स्टेट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की जहाँ तक बात है तो अगेन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर सॉवरेन कंट्रीज, ये मेरा अपना पर्सनल नज़रिया आप कह सकते हैं कि वो हैं जो अपने डिफेंस को जो है नाकाबिल तस्खीर रखें। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि या तो वो एटॉमिक हों या उनके ज़बरदस्त पास हथियार हों। पाकिस्तान उन ममालिक में से अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा रहेगी। और इसमें भी अब जो हमने, फिर मैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करूंगा, जो टाइज तो ज़रा ऑलरेडी थी हमारे दोस्त ममालिक, बट हमें उसमें एक नई जहत भी नज़र आ रही है। अब देखें कि जिस तरह चाइना के साथ एक नया लेवल हमें फील होता है, स्पेशली इन बुनियान मरसूस हमने ये महसूस भी किया। देन टर्की, अज़रबैजान, रिसेंटली सऊदी अरेबिया। तो ये जो नए टाइज तो हैं ऑलरेडी, ये जो टाइज और मजबूत होते जा रहे हैं, क्या ये रीशेप कर रहे हैं वर्ल्ड को, वर्ल्ड ऑर्डर को? देखें, वो कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ। अब पाकिस्तान की ज़रूरत हो गई है। मैंने अभी आपसे एक चीज़ अर्ज करी थी कि देखें, पाकिस्तान इसलिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है। और मैंने आपको बताया कि देखें, वही मुल्क अपने आप को हकीकी मायनों में सॉवरेन कह सकता है, जो हकीकी मायनों में जो अपना दिफा खुद कर सके, उसको किसी की ज़रूरत ना हो। और इसी तरीके से देखें, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इसमें हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो माशाल्लाह फील्ड मार्शल भी हैं, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है। इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव उजागर किया है फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी, और इन टर्म्स ऑफ डिफेंस मैटर्स। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को हम शायद दो तरह कहीं गलत भी मायने ले लेते हैं इसके। इट इज़ नॉट जस्ट पेपर डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी भी एक बहुत अहम चीज़ होती है। तो उसके अंदर सिंस पाकिस्तान अगेन क्योंकि एक बहुत जियो स्ट्रेटेजिक कंट्री है, तो उसमें डिफेंस डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा अहम रखती है। जी, और सबसे पहले एग्जैक्टली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने की वो ये कि वक्त की जरूरत सबके लिए है अब ये, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ओवरऑल भी, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं जो कि म्यूचुअल हैं, जो कि सबके इश्यूज हैं, वो किसी एक मुल्क के इशू नहीं है। और ऑब्वियसली एक मुल्क दूसरे मुल्क पर वैसे डिपेंडेंट होता है, आपकी सोच मिलती हो ना मिलती हो, आपके जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि डायलॉग के लिए तो सबको बैठना है, एक टेबल पे तो सबको बैठना है, बेशक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों ना हो। और पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान ने हमेशा अमन पे यकीन रखा है और हम अमन के साथ ही चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बट अगेन बात वही वाली जो हमेशा हम कहते हैं कि जाहिर सी बात है, अपना दिफा करना भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है, गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। मैं छोड़ूंगा। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे,
लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। रात गई, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें, साज की लय में लिपटे महकते गीत, रातें भीगी हों, उदास हो या जवान हो, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं, बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं स्किन केयर के हवाले से। अब जिस तरह हम कहते हैं ना हर चीज में जिद्दत आ गया, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें जब भी कोई एडवांसमेंट आती है तो सबसे ज्यादा खुशी जो है वो हम सबको हो रही है। तब मैं ये भी नहीं कहूंगी खवातीन को हो रही होती है, मर्दों को भी उतनी हो रही होती है, क्योंकि शुक्र है कि अब मर्द अपना ख्याल रखना शुरू हो गए। नहीं, पर हम वो इतनी ज्यादा इंटरवेंशंस पे बिलीव नहीं करते, हम इतने प्रोसीजर्स पे बिलीव नहीं क्योंकि रखते। आपकी स्किन और फीमेल्स की स्किन में भी तो बड़ा फर्क है ना, बहुत। क्योंकि मर्द कहते हैं रफ एंड टफ, तो ठीक है ऐसे ही रहे। हम जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है बनना सवरना, अपने आप को अपना ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना। तो मुकाबला कर सकते हो अदनान जफर से? कैंडॉल। अच्छा, अदनान जफर, ओके। तो हम उन्हें कैंडॉल के नाम से ज्यादा जानते हैं ना, तो वो अपना ख्याल रखते हैं ना। तो आटे में नमक के बराबर जब होता है तो आप फिर नमक को नहीं देखते ना, आप आटे को देख रहे होते हैं। आपने नमक खाया? सो या नो, आई मीन के वो बड़े कम उन मर्दों में से आते हैं जो कि अपना ख्याल रखते हैं। ओके, और आप ज्यादा ख्याल रखती हैं? लड़कियां सॉरी ज्यादा ख्याल रखती हैं। हम जरा अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। जी ट्रीटमेंट्स कराती हैं और मेरा ख्याल है करवाने भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अब अगर इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है और इस एज में तो लाजमी करानी चाहिए। आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स, वो जो मेहमान है यहाँ की ना, उनको मेरी एज का बहुत बेहतर से पता है। हाँ, ये मैं बताऊंगा बाद में जब उनका तारुफ हम कराएंगे। अब बिल्कुल ठीक है। तो जरा बात करते हैं कि कौन कौन से नए एस्थेटिक प्रोसीजर्स अब आ चुके हैं। एंटी एजिंग भी, इसके अलावा ओवरऑल भी कि हम ये कहते हैं कि आपके पोर्स खत्म हो जाते हैं, आपकी डलनेस स्किन की खत्म हो जाती है, पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है, रिंकल्स कम हो जाते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हम थ्रू आउट देख रहे हैं, ग्लो आ जाते हैं। और ये जो कोरियन ग्लास स्किन है, ये क्या है? और वो वैम्पायर फेशियल क्या ये कोई स्कैम है? जानने की कोशिश करते हैं। एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं वो डॉक्टर अनीता करीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीता, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अनीता, छोड़े इस मौजू को, मैंने सुना आप दोनों क्लास फेलोज थे। जी। किस क्लास में? कॉलेज में। कॉलेज में। हाँ। ये कैसी स्टूडेंट थी? मौजू से जरा हटते हैं, स्टूडेंट कैसी थी? उनको बहुत अच्छी। मैं कैसे? बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। अनीता फिर भी सच बोलना था। शरारती थी? नहीं, शरारती कोई शरारत ऐसी बात जो आपको याद हो कॉलेज की? नहीं, मुझे इतनी पुरानी बात होगी। हाँ। आई मीन 2013 की बात है, राइट? हाँ, लेकिन हम मिलके चीटिंग करते थे, याद है? हम चीटिंग करते थे क्योंकि हम मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी। लेकिन चले नहीं, हम करते थे, अभी भी बच्चे करते। ठीक है, नहीं करनी चाहिए वो अलग बात है, बट हम करते थे। हाँ। तो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, मुझे बायोलॉजी नहीं आती थी, और मेरी अम्मा ने मुझे रखवा यही दोनों सब्जेक्ट दिए थे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें ऐसे, तो मैं ना क्लास में इंटरेस्ट लेती थी और ना ओवरऑल वैसे। क्या करती थी फिर? मैं चीटिंग करती थी। आप मौजूद पे आ जाते हैं। और आप नहीं करती थी तभी आप यहाँ तक पहुंची? नहीं, हम मिलके करते थे। फिर भी यहाँ तक पहुंचे दोनों? क्योंकि अब हमें पता लगा कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अलजेब्रा और इन चीजों का हमारे
डेड हो चुके होते हैं, फिर उनको पेन नहीं होती है। अच्छा, इसी में हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी मशीन्स हम देख रहे होते हैं डिफरेंट मार्केट्स में भी, और उसमें वीडियोस भी बन रही होती हैं, वो लगे होते हैं उसी टाइम पे ना। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि एक शॉपकीपर बस मशीन पकड़ के ठक 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 मार के लाइट भी ऑन होती है कि देखिए जी हेयर रिमूवल है। आई वाज लाइक यू आर ट्रेन्ड ब्रो, प्लीज डोंट डू दैट। अपने ऊपर ही लगे होते हैं। तो व्हाट इज दैट? ये इतनी ज्यादा मशीन्स क्यों इतनी कॉमन अवेलेबल हो गई हैं? देखिए ये भी तो वही बात है कि बिजनेस है, तो उन्होंने मतलब एक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि हम डर्मा को देंगे या हम इसको देंगे, तो वो इस वजह से सैलून में भी जितने लोग हैं आजकल आप देख रहे हैं हाइड्रास काफी सैलून में भी पड़े हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पेशेंट की स्किन टाइप क्या है, ठीक है, स्किन का टेक्सचर क्या है, हमने इसको हाइड्रा करना भी है या नहीं करना। हाइड्रा किसके लिए है और हाइड्रा देखिए हाइड्रा एक क्लीनिंग प्रोसीजर है, ठीक है। हाइड्रा मोस्टली मतलब सबको ही हम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्नी जिसको निकली हुई है उसको हम हाइड्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शियस होता है ना, तो वो स्प्रेड कर सकता है आपका इन्फेक्शन। आपने हाइड्रा कर दिया जी, फिर उसको और एक्नी निकलने पड़ेगी, तो फिर उसका तो वो ना हुआ ना पूरा, जो जिस चीज की वजह से आ रहा था हमारे पास के मतलब मैं अच्छा लगूं, तो वो ज्यादा काम खराब हो गया कर जाती है। हाँ। अच्छा, जो एक्नी प्रोन स्किन जिनकी होती है वो कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट की बात करें कि वो ना करवाएं या लेजर ना करवाएं? लेजर भी मैं तो स्टॉप कर देती होती हूँ कि अगर आपको एक्नी है तो वो स्प्रेड कर सकती है, जैसे एक्नी वल्गैरिस है तो वो इन्फेक्शियस पस्ट्यूल टाइप होता है, तो फिर ये है कि वो स्प्रेड कर जाती है, तो मैं कहती हूँ कि अभी आप ना करवाएं। लेजर्स तो सूट भी करते हैं सर, कार्बन की मैं बात करूँ, कार्बन फेशियल जो वैम्पायर फेशियल, ये तो इतना सूट करता है एक्नी वालों को। ये डिपेंड करता है, देखो हर किसी की स्किन केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, कोई अगर एक्नी वाला है तो उसको सूट कर जाएगा, किसी को नहीं करेगा, किसी का एक्टिवेट भी कर सकता है, ठीक है। तो जो मतलब एक है ना प्रोसीजर्स आरएफ माइक्रो नीडलिंग, वो बेस्ट रहता है। ओके, अच्छा, ऐसे में जो प्रोसीजर हम करवा रहे होते हैं, क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट भी किसी में शो होता है? साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि माइल्ड आपको स्वेलिंग, ब्रूजिंग हो सकती है, रेडनेस, इसे हम डाउन टाइम कह सकते हैं। ये मतलब एक प्रोसीजर का डाउन टाइम है। हाँ, आपने पीआरपी करा दिया, आपने मतलब एक नीडलिंग कराई है, नीडल आपकी स्किन के अंदर जा रही है, तो आप घर जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली रेडनेस तो होगी, उसका डाउन टाइम होता है 1 to 2 days, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी स्किन ऑटो पे सेट होना शुरू हो जाती है। एंड देन अगेन ये भी डिपेंड करता है ना आपकी स्किन टाइप, आप कितनी सेंसिटिव स्किन है। कुछ किसी की जल्दी रिकवर कर जाती है, किसी की थोड़ा टाइम लेती है। मैंने मॉर्फिस करवाया था और मैं बता नहीं सकती कि मेरे कराती है, मैं बता रहा था तो करवाने चाहिए, स्किन केयर है, सबको कर, मैं कौन सी प्लास्टिक सर्जरी करा के आ गई हूँ, बिल्कुल नहीं करवाई हुई। जो करवाना चाहता है वो करवाए, फिर मुझे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं करवाई हुई, लेकिन ये तो स्किन केयर है, तो सबको करवाना चाहिए जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल मेरी तो आंखें इतनी सूज गई थी और मुझे 4 से 5 दिन तकरीबन मुझे लगे थे कि मैं उसे रिकवर, लेकिन जब मैंने सिल्फम लिया था तो सिल्फम वाज वेरी स्मूथ। तो देखें अब मतलब उनको सिल्फम विद इन वन डे मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो गई। बता रही कराया था तो सिल्फम कराया था ना। वो क्या होता है? आप मेरे सदर प्रोसीजर कराते हैं, ये CO2 फ्रैक्शन, ये तो अभी तक मैंने भी नहीं करवाई। वो आपके खड्डे नहीं है ना। जिंदगी में 2 बार मैंने माइक्रो नीडलिंग करवाई है, एक मैंने मॉर्फिस लिया था 2 साल पहले, एक मैंने सिल्फम लिया था 1 साल पहले, एंड दैट्स इट, बस। व्हाटएवर। अच्छा अनीता, थोड़ा सा अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे सिल्फम की बात कर रही है, इस तरह के जो मॉर्फिस सिल्फम एक काइंड ऑफ ये मशीन का नाम है, प्रोसीजर का माइक्रो नीडलिंग है। हाँ, प्रोसीजर का नेम जो है वो RF माइक्रो नीडलिंग है। अच्छा, होती है इसमें माइक्रो नीडलिंग ही है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, वो उसमें RF एनर्जी होती है और वो मशीन के थ्रू हो रही होती है। जो PRP है वो हम डर्मा पेन से मैनुअल कर रहे हैं, और जो सिल्फम एक्स है वो मशीन के थ्रू हो रही है। अच्छा, ऐसे में जो एक्नीज या पिंपल्स निकल रहे होते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग उसमें वो छोटा सा पैच होता है जो लगा लेते हैं, और वो पैच उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका जितना भी गंद होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आप उसके बाद आप जब कलर चेंज होता है उसे रिमूव करते हैं, वो बिल्कुल क्लियर स्किन होती है। ये कितना हेल्पफुल होता है हमारी स्किन? अच्छा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं अक्सर अपने पेशेंट को भी कहती हूँ कि एक्टिव एक्नी है तो उस पर लगा लें, एक तो इन्फेक्शन नहीं फैलता, एक आप पॉपअप नहीं करते उसे बार बार, आप बार बार उसे नहीं करते ताकि आपका हैंड के यूं लगेगा तो वो एक्नी एक्टिवेट हो जाएगा और जगह भी निकल आएगा, तो इस वजह से जो स्किन मतलब एक्नी पैच है वो है। फिर स्कार्स छोड़ देते हैं? नहीं, स्कार नहीं छोड़ता, उसका काम ये है कि वो आपके इन्फेक्शन को थोड़ा बस स्टेबल रखेगा कि आप और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको गंद को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी उसका मतलब एक्नी वो खत्म नहीं कर रहा होता। ओके, दिस इज न्यू, मुझे आज पता लगा। चलो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। मैं जरा अपडेटेड था नाज़रीन, तो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी अपडेटेड अबाउट दिस। आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। मुझे मिल नहीं रहा है, एक्टिव एक्नी पे आप वो यूज कर सकते हैं, एक्टिव एक्नी। हां, एक्टिव। अच्छा, वो डिपेंड भी तो करता है, पैच भी तो अच्छी क्वालिटी का, अगर आप एक्नी, हां, पैच भी अच्छी क्वालिटी का, और एक्नी डेड हो गया तो फिर उस पे लगाने का फायदा नहीं है ना, वो तो एक स्कार बन गया, उस पे क्या आप पैच लगाओगे? जैसे आपने फॉरेन किसी इवेंट पे जाना है या हां, उस पे लगा के आप ऊपर कंसील कर सकते हो। हां,
तो ये ये तो समथिंग न्यू फॉर सबीन अगेन। मेरे लिए तो ये न्यू एंड ये देखें कितने Thank you very कितने much. अपडेटेड प्रोसीजर नहीं कराता ना, मैं लगा लेता हूँ वो पैचेस। नहीं करवाते, सोच लें। माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर में आता है? नहीं। दिस इज समथिंग जो मैं करवाता हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं इनकार इसको नहीं करना कर भी सकता चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे ऐसी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ अरे है। इसमें ऐसी बात ही क्या, मैं तो कहती हूँ हाँ। सबको करवाना चाहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्किन का कॉन्फिडेंस ख्याल बिल्डअप रखें। होता है ना, नहीं, अपनी दूसरा एजिंग देखिए, रिवर्स हो रही अच्छा, होती है, देखिए, स्लो हम डाउन जिन हो लाइट्स जाती में है। काम कर रहे हैं, रोज मेकअप हो रहा Makeup है है, daily। एनवायरनमेंट आप देखें, उसे पोल्यूशन देखें, वो सारा इंपैक्ट हमारे फेस पे आता है, बट शादीशुदा मर्द के चेहरे पे वैसे भी ज्यादा आ जाता है, तो हमें उसको ठीक करने के लिए कराना पड़ता है। शादीशुदा मर्द के वजह, हाँ, ओके। अच्छा अनीता, थोड़ा सा ये भी बताइएगा हमें। जी जी बात क्या please। करी थी? भूल गई ना? नहीं, मुझे याद आ गया। हाँ, Okay। एक्ने स्कार्स की जो बात आप करी थी, स्कार्स के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? टॉपिकल जो सीरम्स होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं, या फिर उसके लिए भी माइक्रो नीडलिंग ही अच्छी होती है? देखो, टॉपिकल सीरम आप प्रोसीजर के साथ अगर यूज करोगे ना तो वो इफेक्टिव रहेंगे, अदरवाइज आप स्कार पे लगाते रहो, अगर वो स्कार मैच्योर हो गया, डीप हो गया है, तो फिर वो कोई मतलब उससे फिलअप नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। और कुछ स्कार्स तो ऐसे होते हैं जिसे फिलर से फिलअप करना पड़ता है, इतने डीप जा चुके होते हैं, और कुछ इस तरह के होते हैं जैसे जो आरएफ माइक्रो नीडलिंग वगैरह प्रोसीजर से हम उनको रिकवर कर लेते हैं, लेकिन इन सब के साथ ना आप टॉपिकल यूज कर सकते हैं। ओके, हाइलुरोनिक एसिड जो इंजेक्ट किया जाता है, एक तो ये कि वो फिलर कितना में होता है फिलर ना? फिलर के हाँ, तौर पे फिलर जैसे, में होता है। कितना इम्पैक्ट उसका होता है, कितना हेल्दी होता है वो, क्या उसका भी कोई नुकसान होता है? अच्छा, और किस स्किन के लिए वो बेस्ट होता है और किसके लिए अच्छा, नहीं है? वो स्किन, उसमें हम स्किन को नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं अपने वॉल्यूम को, हमने उसमें रिस्टोर करना होता है अपना वॉल्यूम। अगर किसी को डार्क सर्कल्स हैं तो वो वहाँ पे मतलब फिलअप करवा सकता है, जैसे आजकल लिप्स में लोग करवा रहे हैं फिलर, रशियन लिप्स। हाँ, रशियन लिप्स लोगों को चाहिए, नरम हो जाते हैं। मतलब वो एक शेप बन जाती है ना, हाँ, शेप बन जाती है प्यारी, तो वो कहते हैं हमें पाउटी लिप्स चाहिए, तो वो साइड इफेक्ट नहीं है इस वजह से? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है इसके, क्योंकि हिलुरोनिक एसिड है ना उसमें। हाँ, ठीक है। और कुछ के नेज़ोलबाइल जैसे यहाँ पे फोल्ड्स आ जाता है ना, क्योंकि विद एजिंग आपका ये होता है कि यहाँ पे जो आपकी फैट और वाटर कंपोनेंट है वो लॉस कर जाता है, ये एरिया आपका सैक डाउन कर जाता है, यहाँ पे आपके फोल्ड्स बन जाते हैं। 30 प्लस जो वुमेन है या 40 प्लस जो है वो फिर मोस्टली ये करती है कि हमें यहाँ पे फिलर्स डाल दे ताकि हमारी फेस की बैलेंसिंग रहे। ओके, अच्छा, जिस तरह हम अक्सर देखते आए हैं कि डिजास्टर भी हो जाता है फिलर्स के मामले में, कि आप डी शेप ही हो जाता है आपका फेस समटाइम्स, वो तो फिर आपने सर्टिफाइड बंदे के पास जाना है जो एक्सपीरियंस के बाद चले गए हैं। कुछ ऐसे लोग मैंने वाकई देखे, मुझे हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, लेकिन मुझे वाकई हंसी आ जाती है कि उनके शक्ल देख के जैसे तंबूरियों के गुच्छे रहना उनके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, हमेशा ओवर द काउंट जत्था भी हो सकता है। जत्था, हाँ, उसने अंगूर ना खाओ ना, तो मैं इसमें बैठ के अटैक कर दिया। और मतलब आजकल वाकई ये जो ट्रेंड है कि ये जो चीक्स हैं इनको ऐसे ऐसे फुलाना, प्लम्पी करना है, तो वो भी फिलर से ही फिलअप किया जाता है, 2 to 3 ml फिलर डलता है। आपके पास भी ज्यादातर लोग इन्हीं, मेरे पास भी आते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए मोस्टली आ जाते हैं। अभी मैंने यहाँ से जाके एक डार्क सर्कल्स में फिलअप करना। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि आपके पास जितने भी पेशेंट्स, लड़कियां आती हैं या लड़के आते हैं, तो वो किन एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम लेके आपको कहते हैं कि हमें उस जैसा हमारी शक्ल, हमारी स्किन या उस जैसे कोई भी फीचर हमारा कर दे? हाँ, नहीं, आमिर का ज्यादातर कह रहे होते हैं डिम्पल पसंद है, तो वो बोट से होता है कि आपका मसल डेट, हाँ, आपका मसल जाता है, हाँ, आर्टिफिशियल डिम्पल बन जाता है। कैसे? आपको नहीं पता? नहीं, आर्टिफिशियल डिम्पल मैंने सुना था कि ऑब्वियसली बन जाता है, लेकिन किस तरह बनता है? बनता कैसे? आपके मसल को अंदर से टक इन कर देते हैं। और परमानेंट होता है ये? हाँ, नहीं, परमानेंट होता है या जब तक वो है, मतलब उसका टचअप तो आपको लॉन्ग टर्म में नीड होगी उसकी, लेकिन मसल एक टक इन हो गया है तो ऑब्वियसली फिर और ये लोग करवाते हैं। और ऐसा होता है किसी ने करवा लिया और कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा, वापस कर दो, तो फिर वो उस हद तक चेंजिंग नहीं आ सकती है। थोड़ी बहुत खड्डा पड़ गया है तो फिर वो पड़ गया है। ओके, अच्छा, जो हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स की हम बात करते हैं फेस स्पेसिफिकली, कितना लॉन्ग लास्टिंग ये होता है? इसको देखें तो फिर हम 1 ईयर का कह सकते हैं, 8 to 9 मंथ। हाँ, 1 साल भी चल जाता है, लेकिन अच्छा फिलर यूज हुआ हो, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। ठीक है, अगर तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो 7-8 मंथ्स मतलब, या फिर 4 to 6 मंथ तक चलेगा। अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो वो चलेगा, साल से ऊपर भी जा सकता है। साल तो अच्छा टाइम है। हाँ, अच्छा टाइम है ना। साल बाद आप उसको दोबारा करा लें, तो दोबारा करा लें, साल बाद आप चाहें तो कम मोटे करा लीजिएगा, होंठ आपकी चॉइस पे है ना। हाँ। हाँ, अच्छा, ये जो डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट्स है ये कौन-कौन से हैं? सिर्फ या फिलर्स के थ्रू ही है? मीजो भी कर सकते हैं, मीजो में हम इंजेक्ट करते हैं ना, सही है, तो उससे भी हम आपके डार्क सर्कल्स को रिकवर करते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने डिजास्टर देखा है इसमें, ये भी देखा है कि जो लोग फिलर्स कराते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए, वो बड़ा खुश होते हैं जी, 1 महीना खुश हैं, 2 महीने खुश हैं, दूसरे महीने के बाद या कुछ लोगों के तो फर्स्ट मंथ के बाद ही हम देख रहे होते हैं कि
ऐसे काले काले आंखों के नीचे धब्बे पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है और आई बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये वाकई अच्छा डिपेंड करता है ना, देखें आपने किस क्वालिटी का फिलर उन्हें डाला है। ओके ठीक है, वो फिलर डिसॉल्व होके उसने वो उनका काम ही खराब कर दिया। जो चीज़ उनको रिकवरी की तरफ लेके जानी थी उसने वो नहीं किया। और आजकल तो मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल तो वो एमीआईज इंजेक्शन आ गया ना जिसमें नॉन क्रॉस लिंक फिलर है, वो फिलअप नहीं करेगा, वो आपका कोलेजन और इलास्टिन बनाएगा। अच्छा ये ज़्यादा अच्छी बात है प्रोसीजर ज्यादा अच्छी बात। हाँ ये आ चुके हैं। अच्छा कोलाजन बनाएगा तो ऑब्वियसली आपको कोई इंजेक्ट तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ वो फिलअप नहीं करेगा, जो फिलर है वो फिलअप कर देगा और वहीं पे रहेगा, वहीं पे स्टे करेगा। लेकिन जो एमीआईज इंजेक्शंस है ना वो ये करते हैं कि आपका जो कोलेजन वो मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं और कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट अप करते हैं। पाकिस्तान में भी अभी हाँ अभी है, मैं कर रही हूँ, सारे कर इंजेक्शन रहे यही लगाना है? अच्छा ये अंडर आईज अंडर आई नहीं, पर कोलेजन अगर है तो क्या पूरे पूरे फेस पे लग सकता है? वो स्किन बूस्टर्स होते हैं, पीडीआरएन है जो कि सैल्मन के डीएनए से बने हैं। सैल्मन के डीएनए से तो वो इंजेक्ट करते हैं पूरे हाँ, फेस पे, वो इंजेक्ट करने उससे पड़ते हैं। कोलेजन बनता है, कोलेजन बूस्ट अप होता है, बूस्ट अप होता है, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी बेहतर हो जाती है और आई एजिंग मीन स्लो डाउन कोलेजन हो इज द जाती मेन है। थिंग जो कि आपकी प्रोटीन है फेस की। यस हमें जैसे देखें कोलेजन और इलास्टिन ही चाहिए। यस तो बस ये दोनों चीजें अगर उनसे बन रही हैं तो फिर और क्या चाहिए। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज़ ये काइंड ऑफ आप नेचुरल प्रोसेस को थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं। नेचुरल इंप्रूवमेंट हम अच्छा, ला और रहे हैं। ये तो माइक्रो नीडलिंग से भी डार्क सर्कल्स बहुत बेहतर होते हैं, मैंने देखा है। कुछ मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, 2 से 3 सेशंस, लेकिन मेरे डार्क सर्कल्स की रिकवरी माइक्रो नीडलिंग में भी तो देखो वही माइक्रो पंचर्स ही दे रहे हैं ना, हमके ब्रेन को सिग्नल जाए और वो कोलेजन बनाए। और एमीआईज में ये हम मीजो में ले लेते हैं उस चीज को कि हम एक चीज इंजेक्ट कर रहे हैं। ओके तो चलें, ये तो नई नई चीजें हमें पता चल रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात ये है। आखिरी वाले मुझे इंजेक्शन बहुत पसंद आया जो कोलेजन को बूस्ट करते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए ना? डार्क सर्कल्स से पहले वाला पूरे फेस वाला। अच्छा पूरे फेस, जो कोलेजन स्किन बूस्टर्स की पीडीआरएन। अच्छा वो जो इंजेक्शन आईवी में लग रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं? वो ग्लूटा होते हैं। आजकल तो आईवी ड्रिप्स और ग्लूटा इंजेक्शन लग रहे हैं ना, अच्छा, व्हाइटनिंग इंजेक्शन फॉर व्हाइटनिंग पर्पस। इन तक ये कितने बेनिफिशियल होते हैं? या ये भी बेनिफिशियल है, ये कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये सिर्फ आपकी टोन को इम्प्रूव नहीं कर रहा, आपके डीएनए को भी रिपेयर कर रहा होता है। इसमें विटामिन्स होते हैं सारे और ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन आपकी व्हाइटनिंग कर रहा है, बाकी विटामिन्स है। क्या वो डीएनए को जाके ये कह रहे हैं भाईजान चिट्टे हो जाओ? हाँ कह भी सकता है। अच्छा नहीं वैसे ये तो आपका जो ये कहते हैं जो ग्लूटा है वो तो आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को बेहतर कर रहा होता है, ऐसा ही है? ये आया था बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। लेकिन जब इसके उन्होंने इफेक्ट्स देखे कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो अब इम्यूनिटी आपकी बूस्ट कर रहा होता है ना, गट हेल्थ अच्छी कर रहा है। तो वो जो आप लोग कहते हैं गोरा हो गए, तो वो गोरा वो आपकी अपनी जो डलनेस से आप रिकवर कर रहे हैं, वो आपकी और इतना ज्यादा गोरा नहीं होता, बस एक टोन इंप्रूव होती है आपकी। उसमें ये भी कहा जाता है ना कि जो आपकी एक्चुअल टोन होती है उसके करीब ले जाता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप की नेचुरल टोन थोड़ी वीटिश है और आप कहें जी मैं बिल्कुल सबीन जितना हो जाऊं, नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इस मौके पे ये बनता था। आपसे एक ब्रेक की इजाजत है, वापस आ रहे हैं अभी हम। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पमालिफ पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे, लेस, जोंग सीएम पाक लिमिटेड। Hey girls, सब ready? Next contestants. Oh no, मेरे बाल। Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb। मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable। Palmolive Naturals Healthy and Smooth शैम्पू से इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready। Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे।
जोंग बचत बाजार दे रहा है आपको स्पेशल अटेंशन। अभी माई जोंग ऐप से ऑफर सब्सक्राइब करें या *3535 हैश डायल करें और अपने बजट के हिसाब से बेहतरीन ऑफर्स लगाएं। Let's get digital with Zong 4G. सबक सिखाऊं तुझे? सीख लिया? हाँ। इतना फीका ट्विस्ट आपको चाहिए एज बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट टैंगी स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। नरगिस बेगम। नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुके। मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना भी चाहिए। पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली, मुंह भी खुला, कहीं गुजर तो नहीं गए? तो तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ, चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग यही चल रहा है। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं। हस्ती अपनी अहबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। मेरा प्यार टुकराया था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। गन किसको दिखाते हैं? ऐसी की तैसी की। प्यार का तड़का। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। एज बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट टैंगी स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। चाची आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? भाग गई, मैं क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं।
क्या बकवास कर रहे हो? मैं बीच में? देखता हूँ। भागो यहाँ से, अरे, भागो यहाँ से। चले, मैं उसे भूल गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं लेकिन आया। मैं लड़ना चाहता। तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं है। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेनू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। रेस हो जाए? नहीं, अम्मी ने मना किया। ओके। इतना फीका ट्विस्ट आपको चाहिए? लेज़ बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट टैंगी स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनने था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको इजाजत। यार मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूँ। एक से बढ़ के एक, कौन लोग हैं? मेरी चाल बिना चिर वाले अवेखता वे। नींद ना प्यारा गाना था। याद क्या तुझको दिला। मैं अपने घर में बात करता हूँ कि मैं रोता नहीं हूँ, तेरा पैर लेकिन जाना।
सब रेडी? नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स। ओह नो, मेरे बाल। Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb। मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable। Palmolive Naturals Healthy and Smooth शैम्पू से। इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready। Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb। Yes, baby, masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। मैं इन पर गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम और तेरा नाम। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। मैं तेरे पास रहूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम
तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम। तेरी आहट पर तेरे साथ चलूंगा, बिछड़ा अगर तो तुझसे कहीं मिलूंगा। तेरी आहट पर तेरे साथ चलूंगा, बिछड़ा अगर तो तुझसे कहीं मिलूंगा। और फिर यही कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम। कमाल, जबरदस्त। वाओ, क्या बात जबरदस्त। है। हमने वेलकम किया शाहरुख खान को, जबरदस्त आवाज के मालिक हैं शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। व्हाट एन एंट्री ब्रो, जबरदस्त। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आपकी आवाज आए मस्त से। बहुत और शुक्रिया। वाकई मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये शाहरुख गा रहे हैं क्योंकि इतने जबरदस्त तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया। सो बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। पीटीवी के साथ भी काफी सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं हाँ जी, आ already। चुका हूँ मैं, आ चुका हूँ, exactly, तो थोड़ा बताएगा कोई कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया? हाँ जी, मतलब जो भी थे उनमें मैंने तो किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो करते रहे participate। हाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया। आगाज बहुत कैसे हुआ? सिंगिंग का शौक, ये करियर कैसे आगाज हुआ? आगाज बहुत ही अजीब सा एक है। और एक तो होता है ना कि आपकी बिल्कुल हर चीज चलती हुई आ रही हो, मतलब फैमिली से, वो तो नहीं था क्योंकि ज़ाहिर पता घर में एक से एक इंजीनियर, तो कोई कुछ तो वो ये कि बस एक चीज़ होती है कि अचानक से आपके अंदर आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये वाले सारे सॉन्ग्स हमेशा से सुनते हुए आ रहे थे, अम्मी अबू वगैरह सब सुनते हैं, तो याद हो जाते हैं वैसे, वो याद हो जाते हैं। तो बस अचानक से एक दफ़ा जो है वो बस हुआ कि यार चलो थोड़ा सा एक दफ़ा देखते हैं कि यार, तो वो फिर ये कि वहाँ से फिर ये कि एक चीज़ चलती आई है और अभी तक चल रही है, और चल रही है। अच्छा, वैसे यंगस्टर्स को इतने ज्यादा पुराने गानों में हमने इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा, बट आपका इंटरेस्ट भी है और आप, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू भी सुनते आ रहे थे, लेकिन हमें बड़े कम हम रिबेलियस निकले। इसमें देखे आते हैं ये कि ये जो हमारे जितने भी हैं इन्हीं से आप सीख भी सकते हैं, इन्हीं सॉन्ग्स को आप सुन के उनको, ये तो रियाजत भी है ना आपकी, जब इनको आप गाते हैं तो ये तो आपकी रियाजत हो रही होती है। हाँ, कि वो जो उतार चढ़ाव है, वो सुर और ताल है और जो लय है और जो उसकी उठान है, बिल्कुल वो इट्स अमेजिंग। इन्हीं को आप सुन के सीख सकते हैं, फिर आप आगे जा सकते हैं। अभी किसको वैसे ज्यादा सुनते हैं अगर हम कंटेम्परेरी टाइम्स की बात करें तो? पाकिस्तानी ही है, हमारे जितने भी ओल्ड हैं उनको मैं ये कि सुन रहा होता हूँ, क्योंकि सारी बात है उन्हीं को सुन के आपको आइडिया होता है कि जी जो एक्चुअल जो ये अब उसमें होता है कि वो आपको आइडिया होता है कि ये वाला सॉन्ग ऐसे गाना है, ये वाला ऐसे गाना है। और ज़ाहिर है उसमें हम देखते हैं ना कि हर सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। अब जैसे सजाद अली के नोट्स बहुत डिफरेंट हैं, उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। अली जफर पे आ जाएं, आतिफ असलम पे आ जाएं, वी हैव सो मच माशाल्लाह। अच्छा, वैसे अली जफर को भी सुनते हैं? हाँ जी, उनको भी सुनते हैं। अली जफर का अगर कोई अगर हल्का फुल्का सा हम यहाँ पर हो जाए, जबरदस्त अंतरा हो जाए सिर्फ। हाँ बिल्कुल। हो अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। वाह, जबरदस्त। शाहरुख, if you allow me to ask that question actually,
क्योंकि आप जब गुफ्तगू आप करते हैं नॉर्मली, सो थोड़ा सा एक बीच में एलिमेंट आता है, बिकॉज हम समटाइम्स देखते हैं कि स्टैमरिंग थोड़ी सी आती है, लेकिन जब आप गुनगुनाते हैं तो शायद उसमें आपका पैशन इतना ज्यादा है कि वहां पे यू आर फ्लॉलेस। इसको एक्सप्लेन करें जरा। इसमें जो मतलब कि एक जो सबसे मेन चीज होती है कि जब आप बोलते हैं ना तब आप बीट पे होते हैं, ठीक है, आप बोल भी बीट पे रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा साथ ये है कि जब बोलते हुए आउट ऑफ बीट हो, ओके, इतनी सी इसकी बात है। मतलब आप कॉन्शियस में होता है, इस वजह से स्टैमर कर रहे होते हैं। तो वो जब आप जिस तरह आप बोल रहे हैं अभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बीट पे चल रहे हैं। जब हम सिंगिंग करते हैं तो हम बीट पे चलते हैं ना, जैसे थोड़ा सा आउट ऑफ बीट हो जाओ तो वो बिल्कुल आपकी जिंदगी बीट पे चल रही है, जहां ऑफ बीट हुई वहां काम खराब है, वहां काम खराब है। तो ये होता है इसके अंदर। तो ये कि अब तो ये बहुत हद तक ठीक हो चुका है, क्योंकि इसी ने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब कि फ्लुएंसी बहुत बेहतर हो गई, बहुत हेल्प की मेरी। हाँ, उसके तो मतलब इस वजह से बहुत हद तक ठीक हो चुका है। अच्छा, आवाज़ भी आपकी बड़ी यूनिक सी है और आई एम श्योर कि इसको भी बहुत आगे प्रमोट भी होना चाहिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमारे पास इतना ज़बरदस्त टैलेंट होता है और पता नहीं क्यों हम उस तरह से वो पज़िराई नहीं दे पा रहे होते जो देनी चाहिए, और इसी वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे सिंगर्स को बुलाया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी रीच है और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लोग आपको आपकी आवाज़ को बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या रिस्पॉन्स आता है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पर है ही बहुत है, मतलब ये कि कोई ये गाना होता है ना जिसमें फरमाइश बहुत ज्यादा आ रही होती है कि शाहरुख ये गाना आप सबसे अच्छा गाते हैं। अब तो खैर इतने हो गए तो वो ये क्या अपने चॉइस पे हो गया मामला, लेकिन ये कि उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने शुरू भी सोशल मीडिया से ही किया था। ओके, तो उस टाइम पे ये कि ये आ रहा था, इन हो रहा था, तो वहीं से मैंने किया था स्टार्ट। उसके बाद फिर शोज में मुझे कितने साल हो गए? तकरीबन 15 साल आई थिंक होने वाले हैं, बल्कि हो गए। चलिए, हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन वो जो आप बीट पे आते हैं ना तो वो बड़ा मजा कराते हैं। तो एक बार अगर सॉन्ग म्यूजिक के साथ हो जाए तो हो जाए, बिल्कुल। ओके, चलिए। बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। बिखरा हुआ काजल आँखों में, बिखरा हुआ काजल आँखों में, तूफान की हलचल सांसों में, सांसों में। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी, पलकों में छुपी हैरानी सी।
Amazing. क्या बात है। What a performance. शाहरुख Thank के you. लिरिक्स कैसे याद होते हैं? थोड़े लिरिक्स याद हो जाते हैं मुश्किल मुझे। भी। ऑलमोस्ट 500 से 600 सॉन्ग्स मुझे याद है। 500-600 सॉन्ग्स याद हैं। पूरे गाने याद है। हाँ याद है। Okay. ओ, तो आपको तो मेरा ख्याल है किसी महफिल में कोई भी फरमाइश कोई भी कर देता होगा आपको हाँ तकरीबन बहुत सारे आता सॉन्ग्स होगा। ऑलमोस्ट हो जाते हैं वो, लेकिन जो नहीं होते वो फिर ये कि बीच में अक्सर होता है कि थोड़ा बहुत भूल रहा हो तो वो हाँ। मैं एक दफा देख लूँ तो वो आप तक रिकॉर्ड कितने करवाए हुए हैं आपने वैसे अपने सोशल मीडिया के लिए? रिकॉर्ड मैंने किए हैं कोई आई थिंक तकरीबन 200 किए होंगे। 200 with music? ऑलमोस्ट हाँ Properly? जैसे ही हाँ Oh, wow. अच्छा खासा नंबर है। 200 कह रहे हैं, 200 कर लिए होंगे। और कितने टाइम में किया आपने रिकॉर्ड 200? मैंने ये अभी मतलब कि इतना ही हुआ है जो मतलब जब जो से थ्रू आउट आपने साथ हाँ, साथ करना किया। शुरू उसमें कर ये दिया कि था। बीच ओके। में मैंने ऐसा भी हुआ है कि एक ही उस पे मतलब 3 बीके 4 बीके एक Okay. साथ 4 5 ये प्रैक्टिस पहले कर ली थी आपने, फिर रिकॉर्डिंग आपने एक गो में की है? प्रैक्टिस बस वहीं से आई है। अरे क्या बात है, क्या बात है। आतिफ असलम को भी गाते हैं? हाँ जी आतिफ असलम का। अच्छा, कोई ख्वाहिश के इस आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर करना है, या जैसे आतिफ असलम का चाहते हो कि मैं गाऊं और वो सुन रहे हो? आई थिंक आतिफ असलम एक हमारे ऐसे हैं जिनके साथ है कि एक दफ़ा ये होके चलें स्टेज थोड़ा ना वो मतलब कि शेयर होना चाहिए। उनका कोई गाना अगर उसका भी मैं सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा एक पार्ट हो जाए। मैं सुनाता हूँ, अंतरा अस्थाई मैं सुनाता हूँ। हो कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से फूल के यूं गुबार की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा मुस्कुराए चंदा, हो क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप्स मारे, दिल ये डांसर हो गया। वाह हो दिल ये डांसर हो गया। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। वाकई याद है भाई आपको? नहीं आप वाकई ऐसे मुझे जैसे याद। इतने मजे से वो गाने सुनाए जा रहे हैं कि दिल करा फरमाइशें पे फरमाइशें करते हैं। सही बात है, वेरी ट्रू। लेकिन वक्त बड़ा मुख्तसर है बिल्कुल हमारे ऐसे पास, ही है। तो जाहिर है हम यही कर सकते हैं कि हम लेंगे इजाजत। शायद थैंक यू, लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुई है। हम जो अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं उसमें हम क्लोजिंग में चाहते हैं कि एक और ट्रैक, बल्कि वो भी अगर हम फरमाइश कर लें। अखलाक अहमद साहब का अगर मैं सुना दूं। जरूर जरूर, व्हाई अखलाक नॉट। अहमद साहब का सुनना चाहते। अरे वाह बिल्कुल। क्या खूबसूरत। प्लीज इसी पे हम आपसे इजाजत भी लेंगे, दोबारा मुलाकात कल करेंगे, लेकिन लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिक। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा,
हम खूब घुमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे, सर्दी में छुपके लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे, रुत आएगी जब बहारों की फूलों की माला बनेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, लहरों की पायल सुनेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा।